हॉस्पिटल गया, सिम्टम्स बताए तो उसने मुझे पूछा कि आपको शुगर तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई। नॉर्मल इंसान की 100 के आसपास होती है, तो वो 450 के करीब थी। बाद दोपहर शाम खाने से कम आप गोलियां खा रहे होते हैं। कुछ हकीमों के दावे थे, वो भी कहते थे अच्छा आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी। हमदर्द वालों के पास गया, मैंने छोड़ा नहीं किसी को। शुगर की दवाई तो मैंने छोड़ी, शुगर लेवल तो ठीक हुआ। मेरा जो वेट बढ़ गया था बहुत ज्यादा, वो मेरा ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं नाजल की जिसका इलाज नहीं है। 38 से बढ़कर 39-40 पे मेरी वेस्ट हो चुकी थी, जो मैं अब 34 पे आ गया। कम से कम 10 साल यंग महसूस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है जाहिद इरफान। इनकी शुगर बहुत हाई थी, लेकिन इन्होंने लो कार्ब हाई फैट्स के साथ, जिसको कीटो कहते हैं, उसके ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल किया। क्रिटिकली वो शुगर जो है वो इनकी पहुंच चुकी थी, लेकिन कैसे इन्होंने इसको कंट्रोल किया, ये एक राज की बात है। आइए इनसे खुद ही जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। जी जाहिद, कैसे आप को मतलब जब पता लगा कि आपकी शुगर इतनी हाई है, तो उस वक्त तो बहुत परेशान हुए होंगे आप? जी ऐसे ही हुआ यही था कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं शुगर का मरीज़ भी हूँ। अच्छा। तो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को जब मैंने कुछ अपने सिम्टम्स बताए तो उसने मुझे पूछा कि आपको शुगर तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई। तो जब चेक की तो उस वक्त शुगर जो थी वो बहुत ज़्यादा निकली। वो आप समझ लें कि नॉर्मल इंसान की 100 के आसपास होती है, तो वो 450 के करीब थी। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा जी आप मेरा ब्लड सैंपल लें, प्रॉपर टेस्ट करें। तो जब टेस्ट किया गया तो वो 525 हो गए। अच्छा। यानी 450 से 525 हो गए। और फिर एक और टेस्ट होता है जिसे वो कहते हैं हेमोग्लोबिन A1C, वो 3 महीनों के एवरेज, वो भी नॉर्मल आप समझे कि कुछ 5.5 के करीब होना चाहिए, तो वो 10 से ऊपर था। तो अब वो उन्होंने कहा जी भाई आप कंफर्म शुगर के मरीज़ हैं। तो फिर फौरी तौर पे मुझे जो कुछ ऑरल मेडिकेशन थी टैबलेट्स की शक्ल में वो दी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद जब शुगर लेवल जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऑरल मेडिकेशन वो तो अप डाउन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे साथ इंसुलिन शुरू करा दी। तो मैं तकरीबन 2.5-3 साल इंसुलिन भी लेता रहा हूँ और उसके साथ मैं ऑरल मेडिकेशन भी खाता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये था कि शुगर की बीमारी बुनियादी तौर पे कुछ 10 और बीमारियों को भी लेके आ जाती है, जिसमें आपका वज़न भी बढ़ जाता है, आपका घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, विजन के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बाद दोपहर शाम खाने से कम आप गोलियां खा रहे होते हैं। अच्छा, फिर इससे आगे आपने क्या करना शुरू किया? अच्छा, इसमें अब सूरत हाल ये थी कि एक तो मैं जो हमारा मुरवजा तरीका इलाज है एलोपैथी का, मैं उसके जरिए डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहा था और जो भी उनकी हिदायत थी उसके मुताबिक मैं जो परहेज़ बताते थे वो भी कर रहा था, प्लस मैं मेडिसिन भी रेगुलर खा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से फिर दवाई की डोज भी बढ़ानी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं, तो होम्योपैथी को ट्राई करके देखो। होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये तो कोई मसला नहीं, आप करेंगे ठीक हो जाएगा। वो यही कहते थे कि साथ इंसुलिन भी जारी रखनी है, ये भी करनी है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा होम्योपैथी कॉलेज है, मैं वहाँ चला गया। उनके प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब कोई है इसमें दवाई? उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें कोई दवाई नहीं है, आपने इसको मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा चाहे वो खाएं चाहे हमारी दवाई खाएं एक ही बात। कुछ हकीमों के दावे थे, लाहौर में बड़े बड़े वो बिल बोर्ड भी लगे हुए हैं, हमारी दवाई खाएं 7 दिन में शुगर ख़त्म, ये वो। तो मैं उनके पास भी गया, वो भी कहते थे अच्छा आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी, हमारी दवाई साथ खाते रहना। फिर एक हकीम साहब को मुझे पता चला जिनके मैं ज़ेरे इलाज था, तो वो खुद भी इंसुलिन लगाते थे। हमदर्द वालों के पास गया, मैंने छोड़ा नहीं किसी को। हमदर्द के जो मदीनातुल हिकमत से फारिग तहसील लोग थे, वो लाहौर में प्रैक्टिस करते थे। मैं उनका लिटन रोड पे हमदर्द सेंटर में, वो मैंने उनसे जाके पूछा कि डॉक्टर हकीम साहब क्या है? उन्होंने कहा यार इसकी कोई दवाई नहीं है, हमने तो इनकी दवाइयाँ बनानी छोड़ दी हैं। शुगर की बीमारी हम नहीं, शुगर की बीमारी की दवाई हम नहीं बना रहे। कॉम्प्लिकेशन है, मसलन कमज़ोरी है, ये वो, तो ताकत की दवाइयाँ देते हैं, आप जहाँ लगे रहे हो वहाँ। फिर मैं करशी वालों के पास भी गया, तो ये 2 बड़े अदारे हैं हमारे मुल्क में इस काम के। तो फिर मुझे ये हुआ कि यार चुप करके आराम से गोली खाओ, इंसुलिन लगाओ और ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मेरे अंदर वो एक ट्रस्ट था कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल तो होगा, इसका इलाज मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं नाजल की जिसका इलाज नहीं है। 1 मार्च 2020 को जो मेरा चेंज हुई सारी,
मैंने फिर वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने अपना इंसुलिन लगाई, जिस दिन मैंने गोलियां खाई, और उसके बाद मैंने अपने आप को शिफ्ट किया। और आज जब हम बैठे हुए हैं तो इसको 2.25 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने कभी इंसुलिन नहीं लगाई, मैंने कभी कोई गोली नहीं खाई। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, शुगर की दवाई तो मैंने छोड़ी और शुगर लेवल तो ठीक हुआ। मेरा जो वेट बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, वो मेरा ठीक हो गया। मेरी 38 से बढ़कर 39-40 पे मेरी वेस्ट हो चुकी थी, जो मैं अब 34 पे आ गया, और मेरा वेट 90 kg के आसपास चला गया था, अब 72 पे आ गया। घुटनों में दर्द था, शायद वेट की वजह से भी था, वैसे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी, वो वापस रिवर्स हो गई। तो मेरी सिर्फ शुगर रिवर्स नहीं हुई, मेरी लाइफ के अंदर एक नई जवानी आ गया। हर तरह की आपके एक कह सकते हैं कि तवाज़ुन आ गया। जी, तवाज़ुन भी आया और एनर्जी भी आ गई। मैं अपने आप को आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 साल यंग महसूस करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चमत्कार क्या हुआ, मतलब लाइक किया क्या था आपने? देखिए, ये सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं इसको, ये टेक्निकल चीज़ है, अगर इसको हम समझ लें तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कोई 3000 अरब सेल हैं, खुलिए हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और असल में जो भी हम खाते हैं बुनियादी तौर पे वो ग़िज़ा हज़म होके हमारे सर से लेके पाँव तक, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसमें ये जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इनको एनर्जी मिलनी होती है। अब इस एनर्जी की 2 ग़िज़ाएँ, ये कैसे मिलती है? ये सेल 2 तरीके से एनर्जी लेता है। एक, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? आपके मीठे सारे, आपका अनाज सारा, जिसमें गंदम आ गया, उसका आटा आ गया, चावल आ गया, दलिए आ गए, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम खाते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ग्लूकोज जो है बाद में खून में जाता है। खून से इंसुलिन, एक हार्मोन है जो हमारा लबलबा बनाता है, वो इसको कैरी करता है और हर सेल के पास लेके चला जाता है। अब होता ये है कि हम चूँकि खाए जा रहे होते हैं, मुसलसल खा रहे होते हैं, अब खून में आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो अक्सर बढ़ा रहता है। जब खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उतनी ही इंसुलिन चाहिए उस ग्लूकोज को खून से सेल तक ले जाने के लिए। मुसलसल लेवल बढ़ा हुआ है और इंसुलिन मुसलसल खून से ग्लूकोज लेके सेल में डालती जा रही, तो एक वक्त आता है कि सेल की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वो फुल हो जाता है। वो कहता है जी कि मैं अब मज़ीद नहीं कर सकता। अब वो जो रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर, यानी जो दरवाजे होते हैं जहाँ से इंसुलिन अंदर जा रही होती है, सेल वो बंद कर लेता है, यानी वो इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आप कह लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की असल जो बीमारी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिससे आगे मोटापा भी है, जिससे शुगर भी है, जिससे ब्लड प्रेशर भी है, जिससे आगे इस वक्त की जो दुनिया में आपकी 90% बीमारियाँ, उनकी माँ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब होता ये है कि हम चूँकि कार्बोहाइड्रेट शुरू से ये खा रहे हैं, गंदम, आटा, चने, अब आपकी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाती। जब आप इसको खाएंगे तो सेल वो ग्लूकोज लेगा नहीं, उससे वो आपके खून में भागता फिरेगा, और चूँकि सेल को खुराक नहीं मिल रही तो जो बंदा है, जो मरीज़ है, वो खाना तो खाता है, उसके जिस्म में ताकत नहीं आती। किया क्या आपने, हमें ये बताएं कि आपने क्या ऐसी डाइट की जिससे आपका वेट भी कम हुआ और आपकी शुगर भी कंट्रोल हुई और आपकी मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो गई? अच्छा, मैंने अब यहाँ पे समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट तो मेरी बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे एनर्जी तो चाहिए। तो अल्लाह ताला ने एक और फ्यूल सिस्टम रखा हुआ था जिस्म के, जिसे हम कहते हैं कीटोन। वो जब फैट्स कन्वर्ट होते हैं तो फैट्स भी कीटोन्स में जाते हैं और वो सेल को एनर्जी मिलती है। जैसे आप समझ लें गाड़ी में 2 फ्यूल सिस्टम है, एक CNG लगी हुई है, एक हाई ऑक्टेन है। अब CNG आपका सिस्टम से नहीं कबूल कर रहा तो आप हाई ऑक्टेन पे चले जाएं। कीटो के अंदर, इसको हम कीटो भी कहते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फैट्स। यहाँ चूँकि ये कीटोन्स में कन्वर्ट होती है फैट्स, तो इसको कीटो भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली आसान ज़ुबान में ये है कि आप अनाज सारे छोड़ दें, मीठे सारे छोड़ दें, और अब आप अपने आप को कन्वर्ट करें हेल्दी फैट्स के ऊपर। मसलन आप देसी घी, मक्खन, जैतून का तेल और नट्स और सीड्स से जो फैट्स मिलती हैं उसके अंदर आप आ जाएं। आप इवन आप एनिमल फैट्स, जो चर्बी वाला गोश्त है, वो खाएं। आप अंडा जर्दी समेत खाएं, ठीक है। इससे आपकी बॉडी को मिलेगी
एनर्जी। अंडा जर्दी वाला मतलब लाइक हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर हम जर्दी वाला अंडा खाएंगे तो हमें बहुत कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें, तो क्या ये मतलब ख़तरनाक नहीं है? ये ख़तरनाक उस वक्त होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी कर लेते हैं। आपने ये सब कुछ खाना, सारा रोटी नहीं खानी। पराठा नहीं, पराठा तो बिल्कुल ज़हर है। उसमें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो ये नुकसानदेह। ये नुकसानदेह। जब आप फैट्स खाएंगे, आप देसी घी खाएं, आप जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी फैट्स फ्यूल के ऊपर। उससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स इकट्ठी हुई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होकर निकलनी शुरू हो जाएगी। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? अच्छा, इसके साथ मैं आपको रूटीन बताता हूँ। मैं सुबह नाश्ते का आगाज़ जो करता हूँ वो ग्रीन शेक से करता हूँ, जिसमें पालक, पुदीना, सब्ज़ धनिया, उसके बाद एक पान का पत्ता, कोई मौसमी फल, और इसमें दालचीनी, नमक वगैरह डाल के पानी, तो इसमें चीनी नहीं होती, तो वो मैं इसे कर देता हूँ। उसके बाद मैं पाए की यखनी पीता हूँ। और तो पाए भी आप पी सकते हैं? ये आपके मोटापे, कोलेस्ट्रॉल, किसी चीज़ में इजाफा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, जो कि मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ था, इस डाइट से नॉर्मल हो गया। ये आप इसमें जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी करेंगे तब प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ नहीं होता। दूसरा, आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर जिस चीज़ की कमी वाक़ हो गई है ना हमारी ग़िज़ा में, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम। वो लेने हैं, और वो सप्लीमेंट से नहीं आपने लेने हैं, वो नेचुरल लेने हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन शेक पिया तो इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद शाम को मैं एक तो 2 टाइम खाना खाता हूँ। सुबह ये नाश्ता हो गया, लंच नहीं करता। शाम को मैं मगरिब के टाइम खाना खा लेता हूँ। उसमें ग्रीन सैलड होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनी हुई, और उसके अंदर ऊपर जैतून का तेल डाल लेते हैं, उसमें कुछ नट्स एंड सीड डाल देते हैं, और फिर हम उसको खा लेता हूँ। बाद में कोई भी सब्जियों का सालन जिसमें आलू ना हो, वो गोश्त में पका हुआ, उसको बगैर रोटी के खाता हूँ। तो मतलब रोटी जो है वो मोटा करती है और वो हमने इसके अंदर नहीं लेनी। रोटी, चावल, अनाज जो हैं, ये अगर आप मोटापे से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप शुगर से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप ब्लड प्रेशर से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको इन ग़िज़ाओं को अब छोड़ना होगा, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ अब हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि ये वो वाली ग़िज़ाएँ नहीं रहेगी जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे आप देखें, देसी मुर्गी है और ब्रायलर मुर्गी हैं दोनों मुर्गियां, लेकिन उनकी ग़िज़ाइयत और उनके मामलात के एतबार से आप देखें दोनों अलग-अलग है। जो सारा मैंने आपको बताया, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि बग़ैर किसी दवाई के, जैसे मुझे 2 साल होने को आए हैं, मैंने दवाइयाँ छोड़ी हुई हैं, और मेरा शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मेरा वेट नॉर्मल रेंज में आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल अपने प्रोफाइल में आ गया। तो ये सारी ग़िज़ाएँ आपको हेल्दी करती हैं। आने वाले दौर के लिए जिस बंदे ने दवाइयों के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है, सेहतमंद रहना है, वो कीटो डाइट पे आएगा। जी, तो नाज़रीन, हमें जाहिद ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम कीटो डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम दवाइयों से बहुत आसानी के साथ जान छुड़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कितने सेटिस्फाई हुए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।